नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। सत्ता में आज बात करेंगे सैफ अली खान पर हुए चाकू अटैक मिस्ट्री की, जिसमें तेज होती तफ्तीश के साथ साथ अलग अलग बयानों वाले ट्विस्ट भी हैं और जांच पर उठते सवाल भी, क्योंकि हमलावर आज तक फरार है। इस बीच करीना कपूर ने अटैक वाली रात पर यह कहा है कि वो आक्रामक था, लेकिन ज्वेलरी को उसने छुआ तक नहीं। इससे भी कई सवाल उठते हैं। सत्ता में इस खबर पर हमने विशेष कुंजी तैयार की है। राहुल गांधी आज बिहार दौरे पर हैं। वहां उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। पटना में संविधान सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। आरजेडी नेताओं से मुलाकात के साथ साथ राहुल गांधी ने संविधान का नाम लेते हुए बीजेपी पर हमले किए। दिल्ली में अब किराएदार वाली राजनीति शुरू हो चुकी है। आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से ठीक पहले किराएदारों के लिए फ्री बिजली और पानी का वादा किया है। दिल्ली में किराएदारों की संख्या अच्छी खासी है और चुनाव में ये प्लान कितना असरदार हो सकता है, इसका हमने विश्लेषण किया है। दिल्ली पूर्वांचली वोटर्स को भी साधा जा रहा है। दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह जेडीयू नेता संजय झा के दही चूड़ा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के जरिए पूर्वांचलियों तक अपना संदेश पहुंचाया। दिल्ली में बड़ी संख्या में रहने वाले पूर्वांचली मतदाताओं का प्रभाव कई सीटों पर निर्णायक माना जा रहा है। कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में अदालत ने आज मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। सोमवार को सजा का ऐलान होगा। सियालदह की सत्र अदालत ने संजय रॉय को दोषी करार दिया। जज ने दोषी ठहराते हुए अपनी टिप्पणी में कहा कि तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। सत्ता में आज अमेरिका में 40 वर्ष के बाद होने वाले इंडोर शपथ ग्रहण पर भी हमने ऐतिहासिक कुंजी तैयार की है। आज से सिर्फ 2 दिन के बाद ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। बर्फीले तूफान की वजह से संसद के अंदर शपथ की तैयारी हो रही है। सत्ता के न्यूज मित्रों को क्रिकेट वाला अपडेट भी दे दें। आज चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। इस टीम में रोहित शर्मा कप्तान है, शुभमन गिल वाइस कैप्टन होंगे। टीम में मोहम्मद शमी की वापसी हुई है, जबकि संजू सैमसन को जगह नहीं दी गई है। सत्ता की शुरुआत लेकिन आज मुंबई से करते हैं, जहां 2 दिन पहले अभिनेता सैफ अली खान पर हुआ हमला मिस्ट्री बनता जा रहा है, रहस्य बनता जा रहा है। जांच से स्थिति साफ होनी चाहिए थी, लेकिन ये उलझती ही जा रही है। अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। सैफ अली खान का पूरा परिवार परेशान है और लोग ये सोच रहे हैं कि 65 घंटे बीत जाने के बाद भी मुंबई पुलिस ये पता क्यों नहीं लगा पाई है कि हमलावर कौन है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, उसने हमला किया क्यों और हमले के बाद वो कहाँ गायब हो गया है। इन सवालों के बीच एक तरफ सैफ अली खान है, जो पिछले 65 घंटे से अस्पताल में भर्ती हैं। दूसरी तरफ हमलावर है, जिसे ढूंढने के लिए मुंबई पुलिस की 30 टीमें काम कर रही हैं। इन सब के बीच कुछ किरदार हैं जो सैफ अली खान पर हुए हमले के चश्मदीद हैं, जो घटना के दौरान वहां मौजूद थे। सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर खान, सैफ अली खान की मेड लीमा, नैनी जूनू और एक तीसरी मेड गीता। इसके अलावा सैफ अली खान का छोटा बेटा। इस मामले में अब तक 2 लोगों के बयान की जानकारी मीडिया को दी गई है। कल मेड लीमा का बयान आया था, आज करीना कपूर खान का बयान दर्ज किया गया है। इन दोनों बयानों को आप देखेंगे तो हमले की रात क्या हुआ था, इसका रहस्य कुछ और गहरा जाएगा और कुछ ऐसे सवाल उठेंगे जिसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। पहले करीना कपूर खान का बयान को आइए समझते हैं। करीना कपूर ने दावा किया है कि घटना वाली रात को वो सैफ अली खान एक कमरे में सो रहे थे। तभी शोर मचा और वो घटना वाले कमरे में गई, जो उनके छोटे बेटे का कमरा था। करीना ने अपने बयान में कहा कि जब मैं कमरे में पहुंची तो सैफ और हमलावर में हाथापाई हो रही थी। वो काफी अग्रेसिव था। हमने मिलकर हमलावर को कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद स्टाफ रमेश, हरी, रामू और पासवान को जगाया गया। वापस जब घटना वाले कमरे में पहुंचे तो दरवाजा खुला था। हमलावर भाग गया था। मैं बहुत डर गई थी। मेरी बहन करिश्मा मुझे अपने घर ले गई। करीना ने पुलिस को अपने बयान में यह भी बताया कि मेड लीमा ने उन्हें बताया कि हमलावर ने मेड लीमा पर हमला किया और 1 करोड़ रुपए मांगे। करीना का कहना है कि महंगी ज्वेलरी रखी हुई थी, हमलावर ने कुछ नहीं लिया, वो बहुत अग्रेसिव था। यानी ये क्लियर नहीं है कि हमलावर चोरी के लिए ही आया था, क्योंकि करीना के मुताबिक उसने महंगी ज्वेलरी को हाथ नहीं लगाया। संभव है कि हमलावर का मकसद कुछ और रहा हो। मौके पर 2 चश्मदीद थे, दोनों घटनाओं को अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। सैफ अली खान पर हमला करके हमलावर भाग गया। उसे किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं देखा। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। लेकिन अगला सवाल यह है कि करीना कपूर ने अपने बयान में कहा कि वो डर गई थी
उनकी बहन करिश्मा उन्हें साथ ले गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब करीना अस्पताल नहीं गई तो सैफ अली खान 8 वर्ष के अपने बेटे को अस्पताल क्यों ले गए? मेड लीमा ने करीना कपूर और पुलिस को बताया कि हमलावर के पास पतली हेक्सा ब्लेड थी, लेकिन सैफ अली खान के पीठ से जो निकला वो बड़े चाकू का टुकड़ा है। यानी मेड ने सही से नहीं देखा या वो सही नहीं बता पा रही है। इतना ही नहीं, मेड लीमा ने अपने बयान में कहा कि कमरे में सैफ अली खान और करीना कपूर एक साथ आए, जबकि करीना कपूर खान का कहना है कि जब वो कमरे में पहुंची तो सैफ अली खान और हमलावर में झड़प हो रही थी। यानी सैफ अली खान को देखकर लीमा को लगा कि करीना भी वहां है, लेकिन वो वहां नहीं थी, वो वहां बाद में आई। वैसे करीना ने आरोपी का जो हुलिया बताया उसके मुताबिक उसकी उम्र करीब 40 वर्ष होगी। रंग गाढ़ा सांवला, बेहद पतला शरीर, ऊंचाई लगभग 5 फीट 5 इंच, गहरे रंग की पैंट और काले रंग की टी-शर्ट थी और सिर पर टोपी थी। करीना हमलावर का जिस तरह का हुलिया बता रही हैं वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड संदिग्ध से मिलता जुलता है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 5 सीसीटीवी वीडियो जारी किए हैं। पहले सीसीटीवी वीडियो में संदिग्ध सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, उसका चेहरा ढका हुआ है। दूसरे सीसीटीवी वीडियो में संदिग्ध सीढ़ियों से उतर रहा है, उसका चेहरा ढका हुआ नहीं है, वो जल्दबाजी में सीसीटीवी की तरफ देखता है। तीसरे सीसीटीवी वीडियो में संदिग्ध दादर में दिखता है, वो नीली हाफ शर्ट पहने पैदल कहीं जा रहा है। चौथे सीसीटीवी वीडियो में दादर मार्केट से वो हेडफोन खरीद रहा है, तभी उसकी तस्वीर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। 5वां सीसीटीवी वीडियो पुराना है, इसमें वो एक घर से जूता चुरा रहा है। इन 5 सीसीटीवी के अलावा पुलिस के पास बताने के लिए कुछ खास नहीं है। हालांकि अभी तक ये भी साफ नहीं है कि ये 5 वीडियो एक ही संदिग्ध के हैं या ये अलग अलग हैं। यानी अभी जांच की तस्वीर बहुत धुंधली है। पुलिस की 30 टीमें काम में लगी हैं, जिसमें 20 मुंबई पुलिस की हैं और 10 टीमें क्राइम ब्रांच की हैं। और इस घटना के 65 घंटे बीत चुके हैं। अब तक 35 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई है, बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस 2000 मोबाइल टावर के रिकॉर्ड खंगाल रही है, मुखबिरों की मदद ली जा रही है। सदगुरु अपार्टमेंट के आसपास रहने वाले घरों में छानबीन की गई है। रात में दुकान खोलने वालों से जानकारी मांगी गई है, लेकिन ये संदिग्ध कौन है, कहां से आया था, कहां गया, पुलिस को कुछ पता नहीं है। वैसे अब कुछ देर पहले दुर्ग से आकाश नाम के एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। उसे दादर रेलवे स्टेशन पर एक बैग के साथ देखा गया था। ये बैग उसी तरह का है जैसे सीसीटीवी में दिख रहे संदिग्ध के पास था। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 नए फोटो जारी किए हैं। इन दोनों फोटोज में संदिग्ध हमलावर की पीठ पर जो काले रंग का बैग है उस पर फास्ट ट्रैक लिखा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ संदिग्ध है जिसकी शक्ल मिल रही है। लेकिन पुलिस अभी कुछ भी दावा करने की स्थिति में नहीं है। वैसे पुलिस की जांच जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि मामले में बताया कम और छिपाया ज्यादा जा रहा है। वैसे इस पूरे केस में सैफ अली खान के लिए अच्छी बात यह है कि वो तेजी से रिकवर कर रहे हैं। हम आपको साथ ही जो तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं, संदिग्ध की ये लेटेस्ट तस्वीर है जो मुंबई पुलिस द्वारा जारी की गई है। इस तस्वीर को जारी करने के बाद बताया गया है, ये जो नई तस्वीरें जारी की गई हैं उसमें से एक तस्वीर है जो हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस पूरे केस में सैफ अली खान के लिए अच्छी बात यह है कि वो तेजी से रिकवर कर रहे हैं। अगले 2 से 3 दिन में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जा सकती है। आज करीना फिर से सैफ अली खान से मिलने अस्पताल पहुंची। इन सब के बीच मुंबई पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक दल फडणवीस सरकार पर हमले कर रहे हैं। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव तो इस मामले को संसद में उठाने की बात कह रहे हैं। रात के 2 बजे एक आरोपी वहां जाके उनको 6 वार उनके चाकू से उनके ऊपर करता है और वो अभी तक मिल नहीं रहा है। पुलिस ने अभी तक आरोपी नहीं पकड़ा है। तो इसका मतलब है कि ये राज्य के फडणवीस सरकार का फेलियर है। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जरूर है और उसे मुंबई में खास तौर पर बांद्रा में देखना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, पर उसे कोई भी कम्युनल एंगल देखना सही नहीं है। जिस बांद्रा में हम पैदा हुए थे, जिस बांद्रा में हमने हमारा बचपन बिताया है, उस बांद्रा और अब इस बांद्रा में बहुत फर्क है।
Mumbai police is actively engaged in trying to find out what is the problem, who is the person behind it. CC footage has also been found out, and therefore it will be a few days, and I'm sure the culprit will be nabbed and the truth will come out. सैफ अली खान जी हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति, चाहे मूसावाला हो, यदि लगातार हमारी संस्कृति पर, हमारे संविधान पर, डेमोक्रेसी पर किसी व्यक्ति के द्वारा प्रोटेक्शन देकर के हमला है, ये गंभीर विषय है और इस मुद्दों को मैं सदन में उठाऊंगा। और अब वक्त है सत्ता के रिमाइंडर का, जिसमें बात करते हैं आज अमेरिका में 40 वर्ष के बाद होने वाले इंडोर शपथ ग्रहण की। सत्ता में अब बात करते हैं सुपर पावर अमेरिका की नई सत्ता की, जिसकी शुरुआत लगभग 48 घंटे के बाद होने वाली है। मतलब ये कि 48 घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन जाएंगे। ट्रंप के शपथ ग्रहण की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि ये पिछले 4 दशकों में अमेरिका में हुए शपथ ग्रहण से अलग है। अमेरिका के इतिहास में 40 वर्ष के बाद पहली बार शपथ ग्रहण की इंडोर सेरेमनी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह संसद के भीतर किया जाएगा। भीषण ठंड की वजह से शपथ ग्रहण समारोह ओपन में नहीं होकर संसद के अंदर होगा। ट्रंप के शपथ ग्रहण के दौरान तापमान -7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कैपिटल हिल्स के अंदर कैपिटल रोटुंडा में स्टेज बनाया गया है। कैपिटल रोटुंडा कैपिटल हिल बिल्डिंग में गुंबद के नीचे है। कैपिटल रोटुंडा अमेरिकी संसद के दोनों सदनों की ओर जाने वाले गलियारों से जुड़ा हुआ है। वैसे तो ट्रंप की वजह से अमेरिका में चुनाव काफी पहले से चर्चा में है। ट्रंप के अलग अलग बयान, अलग अंदाज, ट्रंप के आक्रामक तेवर हर किसी का ध्यान खींच लाता था। लेकिन अब तो शपथ ग्रहण भी ऐसा होने जा रहा है जैसा अमेरिका की सत्ता में 40 वर्ष पहले हुआ था। मतलब पिछले 4 दशक में ऐसा किसी भी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के दौरान नहीं हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह है बर्फीला तूफान, वो मौसमी अड़ंगा जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप के शपथ ग्रहण की तैयारियां, राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप के टॉप निर्णय सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले उस कठोर कुदरती आपदा को समझिए जो ट्रंप के शपथ ग्रहण का स्वागत बर्फीले तूफान, कपाने वाली सर्दी और विषम परिस्थिति से कर रही है। इसका नाम है पोलर वॉर्टेक्स। आसान भाषा में कहें तो ध्रुवीय भंवर। अमेरिका के कई राज्य इस समय भीषण ठंडी हवाओं से जूझ रहे हैं। इन राज्यों में लगातार तापमान लुढ़क रहे हैं। वजह है ध्रुवीय भंवर। आपको बता दें, पोलर वॉर्टेक्स में हवा घड़ी की उल्टी दिशा में बहती है। दरअसल ध्रुवीय भंवर उत्तरी ध्रुव के ऊपर एक कम दबाव वाला क्षेत्र होता है, जहां तेज और बर्फीली हवाएं चलती हैं। जब ये भंवर कमजोर पड़ता है तो ये सर्द हवाएं दक्षिण की ओर आ जाती हैं, जिससे अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में बर्फीले तूफान आते हैं। अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है और 20 जनवरी यानी ट्रंप के शपथ ग्रहण की तारीख वाले दिन भी इसके प्रचंड रूप की आशंका जताई जा रही है। शुक्रवार को ट्रंप ने इंडोर शपथ ग्रहण समारोह वाली जानकारी देते हुए कहा था कि अमेरिका में नॉर्थ पोल के पास का बर्फीला तूफान चल रहा है। वो नहीं चाहते कि लोग किसी भी तरह से घायल हो, इसीलिए उन्होंने उद्घाटन भाषण भी कैपिटल रोटुंडा में दिए जाने का आदेश दिया है। हर कोई सुरक्षित रहेगा, हर कोई खुश रहेगा और सब मिलकर अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। ट्रंप के इंडोर शपथ ग्रहण की तैयारी का एक सबूत आप भी देखिए। यह कैपिटल हिल्स के अंदर कैपिटल रोटुंडा में बनाए गए स्टेज की तस्वीर है। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए 2,50,000 से ज्यादा टिकट बुक हो चुके हैं। ये वो लोग हैं जो कैपिटल ग्राउंड से शपथ ग्रहण समारोह का आनंद लेंगे। अमेरिका के इतिहास में जब राष्ट्रपति का 40 वर्ष के बाद इंडोर शपथ ग्रहण समारोह हो रहा होगा तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर उस वक्त का दृश्य कैसा था। ये तस्वीर वर्ष 1985 की है, जब रोनाल्ड रेगन ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। उस वक्त भी खराब मौसम की वजह से ये फैसला लिया गया था। रोनाल्ड रेगन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने इंडोर शपथ ली थी।
उस दिन तापमान -3 डिग्री तक पहुंच गया था। वैसे से कानूनी रूप से 1985 से में 20 जनवरी को रोनाल्ड रीगन ने शपथ ली थी, लेकिन उसके अगले दिन 21 जनवरी को कैपिटल रोटोंगा में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। ये रोनाल्ड रीगन का अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में दूसरा टर्म था। ऐसे देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप भी राष्ट्रपति का दूसरा टर्म इंडोर शपथ ग्रहण के साथ शुरू करेंगे। ट्रंप के शपथ ग्रहण के साथ साथ चंदे वाले ग्रहण की भी चर्चा खूब हो रही है। इसमें बाइडेन भी ट्रंप से पीछे हैं। ये आपको एक रिपोर्ट के आधार पर आइए बताते हैं। शपथ ग्रहण समारोह के लिए ट्रंप की टीम को रिकॉर्ड चंदा मिला है। ट्रंप से बेहतर रिश्ता बनाने के लिए उद्योगपति जमकर फंडिंग कर रहे हैं। अब तक करीब 1500 करोड़ रुपए चंदे के रूप में मिल चुके हैं। दावा है कि यह आंकड़ा 1700 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। अगर बाइडेन की बात करें तो 2020 में शपथ ग्रहण के समय बाइडेन की टीम को 536 करोड़ रुपए मिले थे। ट्रंप का चंदे वाला रिकॉर्ड नया नहीं है। 2017 में भी शपथ ग्रहण समारोह में ट्रंप की टीम को 925 करोड़ रुपए मिले थे। खैर, ये बात तो हुई डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण वाली स्पेशल तैयारियों को लेकर, चंदे वाले रिकॉर्ड को लेकर और मौसमी बाधाओं की। लेकिन इससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप क्या बड़े फैसले लेंगे। वो कौन से फैसले होंगे, वो कौन से मुद्दे होंगे जो ट्रंप की फर्स्ट लिस्ट में होंगे, इसकी भी जानकारी आइए आपको देते हैं। ट्रंप का सबसे पहला और अहम फैसला बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को निर्वासित करना हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राष्ट्रपति चुने जाने से पहले उन्होंने इसको लेकर अभियान चलाए थे। ट्रंप ने इमिग्रेशन को अपनी 2024 के चुनावी अभियान का मुख्य मुद्दा बनाया था। बार बार बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को निर्वासित करने की कसम भी खाई थी। एक अनुमान के अनुसार 2022 में अमेरिका में बिना दस्तावेज रहने वाले प्रवासियों की संख्या लगभग 1 करोड़ 10 लाख है। हालांकि इसको लेकर सटीक जानकारी नहीं है। कहा यह भी जाता है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। ट्रंप का दूसरा फैसला कैपिटल हिंसा से जुड़ा हो सकता है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि वो 6 जनवरी 2021 को वॉशिंगटन डीसी में हिंसा के दौरान दोषी लोगों में से कुछ को मुक्त करेंगे। इन लोगों को कई लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया है और ट्रंप पर इन लोगों को भड़काने का आरोप लगा था। आपको बता दें, 6 जनवरी की जांच में 1580 से ज्यादा लोगों पर आरोप लगाए गए थे और 1270 से अधिक को दोषी भी ठहराया गया था। तीसरा बड़ा फैसला हो सकता है यूक्रेन में युद्ध समाप्त कराने का। यह ट्रंप के सबसे साहसी वादों में से एक है। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति का पद संभालने के 24 घंटों के भीतर या उससे पहले भी यूक्रेन में युद्ध समाप्त कर सकते हैं। ट्रंप ने पिछले वर्ष सितंबर में फिलाडेल्फिया में कमला हैरिस के साथ बहस के दौरान यह कहा था। चौथा है जन्म सिद्ध नागरिकता को खत्म करना। अभी नियम यह है कि जिसने भी अमेरिका में जन्म लिया है उसे नागरिकता मिल जाती है। 14वें संशोधन में यह अधिकार दिया गया था। ट्रंप इसे बदलना चाहते हैं और इसको लेकर कई बार बयान भी दे चुके हैं। पांचवा है बाइडेन के समय की सीमा नीतियों को समाप्त करना। इससे भी ट्रंप काफी दुखी हैं और कई बार सार्वजनिक रूप से इसे समाप्त करने का जिक्र कर चुके हैं। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि राष्ट्रपति बनने के बाद इस फैसले को भी वो तवज्जो देंगे। छठा आर्थिक आदेश है। ट्रंप ने वादा किया था कि वो सत्ता में आने के बाद कनाडा, मेक्सिको से आयातित सामान पर 25% टैरिफ लगाएंगे सत्ता में। लेकिन अब बात करते हैं शुद्ध सियासी खबरों की, जिसमें बात करेंगे दिल्ली के सत्ता संग्राम की, जहां हर दिन राजनीतिक दल जनता से नए नए वादे कर रहे हैं और एक दूसरे पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। शनिवार का दिन भी इसी तरह के सियासी ड्रामे से भरपूर रहा, जिसकी शुरुआत हुई वादों वाली पॉलिटिक्स से, जहां सबसे पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किराए पर रहने वालों के लिए भी फ्री बिजली और पानी का ऐलान कर दिया, जिस पर बीजेपी ने उन्हें पुराने वादों का फ्लैशबैक याद दिला दिया। वादों के बाद शुरू हुआ आरोपों का दौर, जहां आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया कि उनकी बनाई एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को पुलिस ने रोक दिया। दिल्ली में लड़ाई बेशक आप और बीजेपी के बीच दिख रही हो, लेकिन कलेश आप और कांग्रेस में भी खूब हो रहा है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल पर दिए एंटी नेशनल वाले बयान को दोहराया। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को 2020 वाले प्रदर्शन की याद दिला दी। इन तीनों खबरों पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले दिल्ली के चुनावी दंगल से आई इन तस्वीरों को देखिए।
ये वीडियो आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ है। आपने केजरीवाल की गाड़ी पर पथराव का आरोप बीजेपी नेता परवेश वर्मा के समर्थकों पर लगाया है। परवेश वर्मा ने कहा है कि उनके समर्थकों पर हमला किया गया है और उनके समर्थकों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई है, जिसमें से एक कार्यकर्ता की टांग टूट भी गई है। उसे लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परवेश वर्मा अस्पताल जाकर उस कार्यकर्ता से भी मिले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये जानकारी दी थी कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगातार खतरा बना हुआ है। ये नहीं बताया खतरा किससे बना हुआ है। भाजपा के गुंडों ने आज फिर नई दिल्ली विधानसभा में प्रचार कर रहे अरविंद केजरीवाल जी पर पत्थर से अटैक कराए। वो वीडियो सार्वजनिक तौर पे अवेलेबल है। आज तक नई दिल्ली विधानसभा में इस तरह की हरकत कभी नहीं हुई थी। केजरीवाल काले रंग की कार वो हमारे कार्यकर्ता को रोनते हुए आगे गई है और उसकी टांग टूट गई है हमारे कार्यकर्ता की। बाद में मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूँ। ये हमारे कार्यकर्ता जो वहाँ पर खड़े हुए थे, इनकी पूरी टांग ये टूटी है और एक नहीं, एक कार्यकर्ता ये हैं और एक और कार्यकर्ता हैं, उनकी भी टांग में अपना चोट लगी है। देखिए, गाड़ी एक आदमी के ऊपर में, उसके पास में कोई सामान नहीं था, उसके ऊपर में गाड़ी चढ़ाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री आरोपी केजरीवाल। तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। अंदर से इशारा करा, उनके ड्राइवर ने गाड़ी हिट करके दबा दी गाड़ी से, दोनों गाड़ी से। एक आगे इनोवा थी, पीछे ब्लैक रंग की गाड़ी थी। पहले गाड़ी ब्रेक मारे हैं, ब्रेक मार के फिर एकदम से दबा के गाड़ी में भेज दिया दोनों। ये पैर मुड़ गया और ये लेफ्ट साइड दर्द है। हाँ, अच्छा। पैर सीधा नहीं हो रहा, पेन हो रहा बहुत ज्यादा। कितने लोग उसमें घायल हुए? 3 लोग। और अब बात केजरीवाल के नए वादे की। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किराए पर रहने वाले लोगों के लिए नई गारंटी दी। केजरीवाल ने कहा कि अगली बार सरकार बनने पर दिल्ली में किराए पर रहने वाले परिवारों को भी फ्री बिजली पानी दी जाएगी, जिससे पूर्वांचली परिवारों का खास फायदा होगा। इस पर बीजेपी ने जवाब दिया और कहा कि साल बदल रहे हैं, लेकिन केजरीवाल के वादों की स्क्रिप्ट नहीं बदल रही है। दिल्ली में किराए पर रहने वालों पर केजरीवाल इतने मेहरबान क्यों हैं? इसके पीछे वोटों वाला गणित हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक दिल्ली में करीब 33% परिवार किराए पर रहते हैं। करीब 66% लोगों के पास अपना घर है। नई दिल्ली जिले में सबसे ज्यादा किराएदार रहते हैं। यहाँ करीब 52% लोग ऐसे हैं जो किराए के घरों में रह रहे हैं। नई दिल्ली वही इलाका है जहाँ से अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव लड़ रहे हैं। सभी किराएदार वोट करते हो या जरूरी तो नहीं है, लेकिन इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा भी नहीं है। केजरीवाल की रणनीति से इतना तो समझ आता है कि वो किराएदारों के दम पर सत्ता में परमानेंट बने रहना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आज एक और मुद्दे पर भी आमने सामने रहे। ये मुद्दा था आपकी बनाई एक डॉक्यूमेंट्री का, जिसका नाम रखा गया अनब्रेकेबल। इसमें आम आदमी पार्टी नेताओं के गिरफ्तार होने की कहानी थी। आम आदमी पार्टी इसकी स्क्रीनिंग करना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया तो जवाब बीजेपी और पुलिस दोनों तरफ से आया। पुलिस ने कहा कि इस तरह की किसी स्क्रीनिंग के लिए डीएम ऑफिस से इजाजत लेनी पड़ती है, जो नहीं ली गई। दरअसल कुछ दिन पहले अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही कहा था, जिस पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर करने तक की मांग कर दी थी, जिसके बाद मीडिया में ऐसी खबरें थी कि आप और कांग्रेस के नेता दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं पर अब तीखे हमले नहीं करेंगे। लेकिन कथित समझौता ज्यादा दिन नहीं चला है और अब इस लड़ाई का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। अजय माकन ने आज फिर कहा कि वो अपने एंटी नेशनल वाले बयान पर कायम है, जिस पर आम आदमी पार्टी का पारा फिर बढ़ा। इस बार आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस जीरो थी और जीरो ही रहेगी। दिल्ली के चुनावी मौसम की गर्मी बढ़ाने वाले इस मुद्दे पर किसने क्या कहा, वो भी सुनिए। हमारी सरकार बनने के बाद हम ऐसी योजना लेके आएंगे और ऐसा वो बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे जिससे किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो। दिल्ली में अधिकतर पूर्वांचल से लोग आते हैं जो किराए पे रहते हैं और बहुत गरीब होते हैं। मैंने देखा एक एक बिल्डिंग में 100 लोग भी रह रहे हैं और इतने गरीबी की हालत में और इतने उसमें जब उनको
सब्सिडी का और सरकार के बेनिफिट का नहीं मिलता तो वो उनको बड़ी तकलीफ होती है। उन सब लोगों को अब फ्री बिजली व पानी का बेनिफिट मिलना चालू होगा। अरविंद केजरीवाल, तुम्हारे झूठ की काट की हांडी एक बार चढ़ गई, 2 बार चढ़ गई, अब नहीं चढ़ेगी। जिन किराएदारों को लेकर आप घोषणा कर रहे हैं, आपने तो चुनाव 2013 में किराएदार सेल भी बनाया था। उस समय भी किराएदारों को बहुत प्रलोभन दिए थे, उनके बिजली के बिल माफ़ कर रहे थे। कुछ नहीं हुआ, वो पूरे का पूरा किराएदार सेल कोलैप्स हो गया। पता है अरविंद केजरीवाल का मतलब झूठ, धोखा और फरेब है। इस फिल्म के अंदर बीजेपी के गैर कानूनी और गैर संवैधानिक तरीके से जिस तरह से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजा था, उस पर से वो पर्दा उठाती है और इसीलिए बीजेपी इतनी ज्यादा डरी हुई है। ये जानना चाहता हूँ, मोदी जी पे एक फिल्म बनी थी, विवेक अग्निहोत्री ने पिछली बार बनाई थी, उसकी जितने सिनेमा हॉल्स में देश में स्क्रीनिंग हुई थी, उसमें क्या अब इलेक्शन कमीशन से परमिशन ली गई थी? माननीय हाईकोर्ट खुद कहता है अप्रैल के महीने में कि इस पूरी शराब नीति में घोटाला है और उसके सूत्रधार अरविंद केजरीवाल है। तो तब उस स्क्रीनिंग को क्या हुआ था? कोर्ट में जवाब देना चाहिए ना। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस को स्क्रीनिंग नहीं करानी। अरविंद केजरीवाल को जो स्क्रीनिंग करानी है वो माननीय न्यायालय में जाके दिखाए, क्योंकि जमानत उनको माननीय न्यायालय ने दी है और जांच अभी वहाँ चल रही है। हमारे कहने से अगर रुकता होता तो भाई साहब जमानत ही नहीं होती। माननीय न्यायालय ने उनको जेल भेजा, माननीय न्यायालय ने उनको जमानत दी, विषय अब न्यायालय के संज्ञान में है। एंटी नेशनल आदमी जिसको आपने कहा, उससे गठबंधन क्यों किया? मैंने अपनी निजी राय बताई थी और मैं अभी भी उस पर कायम हूं कि हम लोगों को 2014 के अंदर इनको सपोर्ट करना और बाद में 2024 के अंदर इनके साथ अलायंस करना, दोनों की वजह से दिल्ली की जनता को नुकसान हुआ है। और दिल्ली की जनता को जब नुकसान हुआ, भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा हुआ है। ये मेरी निजी राय थी पहले भी और अब भी। हम तो ये चाहते हैं कांग्रेस पार्टी अपने बयान पे और अपने स्कोर पे कायम ही रहे। हमारी यही ईश्वर से प्रार्थना है। 0 था, फिर 0 आया, फिर 0 पे ही कायम रहे। जैसे अजय माकन कायम है, उनका बयान कायम है, 0 भी ऐसे ही कायम रहे। और इस सब के बीच आज दिल्ली में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के घर पर मकर संक्रांति भोज का आयोजन किया गया। खास बात यह रही कि इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। अमित शाह ने संजय झा के घर पर दही चूड़ा खाया। दिल्ली में पूर्वांचल के मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों की आबादी करीब 22% है और वो 29 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। पूर्वांचल में मकर संक्रांति काफी बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। ऐसा माना जा रहा है कि अमित शाह इस भोज में शामिल होकर पूर्वांचली मतदाताओं को संदेश दे रहे थे। अमित शाह से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी दिल्ली के रिठाला में ऐसे ही एक भोज में शामिल हो चुके हैं। वैसे आज बिहार की सियासत में भी हलचल काफी तेज रही, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार के दौरे पर थे, जहां उन्होंने संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। राहुल गांधी की आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव से भी मुलाकात हुई। दरअसल जहां जिस होटल में आरजेडी की बैठक हो रही है, वहीं राहुल गांधी को भी ठहरना था। जब राहुल गांधी वहां पहुंचे तो तेजस्वी यादव ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वो संविधान सुरक्षा सम्मेलन में पहुंचे, जहां उनके भाषण के केंद्र में भी संविधान ही रहा। राहुल गांधी ने कहा कि देश में संविधान और मनुवाद की लड़ाई है, मोहब्बत और नफरत की लड़ाई है। इस लड़ाई में संविधान की जीत होगी और इसकी शुरुआत भी बिहार से ही होगी। राहुल गांधी लगातार देश में जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बिहार में हुई जातीय जनगणना को फर्जी बता दिया। वैसे जब बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे, उस वक्त नीतीश सरकार में आरजेडी और कांग्रेस भी शामिल थे। राहुल गांधी के इन आरोपों का जेडीयू ने भी तुरंत जवाब दिया। जय 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 भीम, जय 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 भीम। मोदी जी आते हैं, पहले कहते थे 400 सीट आएंगे तो इसको हम बदल देंगे, और फिर जब आप लोगों ने हमने मिलकर मोदी जी को संविधान की सच्चाई समझाई तो फिर पहले दिन इलेक्शन के बाद आए तो फिर ऐसे आए थे। चाहते थे कि मैं उसको उठा के फेंक दूं, मगर हिंदुस्तान की जनता ने कहा भैया अगर आपने सिर पे नहीं रखा तो हम तुम्हें उठा के फेंक देंगे। तो हूटा बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।